कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति पांडे। नए कृषि कानून के खिलाफ बीते साल 26 नवंबर को किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, जो अब तक जारी है। इतना ही नहीं, अन्नदाताओं के आंदोलन में कई बार उबाल भी देखने को मिला। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर किसानों के उस उग्र प्रदर्शन को भला कौन भूल सकता है। इस घटना ने हर किसी को शर्मसार किया था। वहीं अब जब किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की कोशिश की है। आंदोलन का आधा साल पूरा होने पर किसानों ने इसे काला दिवस के रूप में मनाया। हालांकि काला दिवस वादे के मुताबिक नहीं मना। दरअसल किसान नेताओं ने कहा था कि काला दिवस शांतिपूर्ण ढंग से मनेगा, कोरोना के नियमों का पूरा पालन होगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, उसने किसान नेताओं के हर दावे को गलत साबित कर दिया। इस बीच बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है कि कोरोना के भीषण काल में इस तरह का प्रदर्शन क्यों। वही केंद्र सरकार किसानों के सब्र का और कितना इम्तिहान लेगी। क्या केंद्र सरकार की जिद और किसानों के हट के चलते ये आंदोलन अंतहीन हो गया है? आज जनता मांगे जवाब में चर्चा इसी बड़े मुद्दे पर। तो नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान एक बार फिर आक्रोशित नजर आए हैं। उनकी जुबां पर सिर्फ एक ही बात है, जब तक काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। अन्नदाताओं ने अपने आंदोलन के 6 महीने पूरे होने को काला दिवस के रूप में मनाया और कुछ जगह जमकर हंगामा भी किया। किसानों को कांग्रेस समेत दर्जन भर से भी ज्यादा विपक्षी दलों ने काला दिवस मनाने को लेकर अपना समर्थन दिया था, लेकिन भारतीय किसान संघ इसके खिलाफ रहा। उसने बकायदा एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि भारतीय किसान संघ काला दिवस मनाने का समर्थन नहीं करता। उसका कहना है कि काला दिवस मनाने वाले संगठन देश में भय, आतंक और भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। खैर, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है और बीच बीच में इसमें जो उबाल देखने को मिल रहा है, साथ ही किसान आंदोलन जिस तरह से विपक्षी दल समर्थन कर रहे हैं, उसके राजनीतिक मायने क्या है, इसे समझने की कोशिश करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध फिर से तेज हो चला है। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसानों ने 26 मई को काला दिवस के रूप में से मनाया। जगह जगह पर अन्नदाता काले झंडे के साथ नजर आए। झंडे सिर्फ किसानों के हाथों में ही नहीं थे, बल्कि उनके वाहनों और घर पर भी लगे दिखाई दिए। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर तो जमकर हंगामा भी हुआ। यूपी गेट पर आंदोलनकारियों ने जब केंद्र सरकार का पुतला फूका, तो विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। इस दौरान काले झंडे फहराए गए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने काली पगड़ी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन से पहले टिकैत ने कहा था कि काला दिवस शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काला दिवस है, विरोध मना रहे हैं हम। 6 महीने यहाँ पे हो गए, सरकार नहीं सुन रही, तो काले झंडे तो हाथ में लेंगे। पूरे देश का किसान काले झंडे आज ले रहा है, अपने घरों पर लगाएगा, अपने ट्रैक्टर पर लगाएगा, अपनी गाड़ियों पर लगाएगा, अपने हाथ में रखेगा झंडा शांतिपूर्ण तरीके से। और वो तो जो उसकी गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। मास्क लगाएंगे लोग, अपना सैनिटाइजर करते रहते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि काला दिवस कितना शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया और कोरोना की गाइडलाइन का कितना पालन हुआ। महामारी के इस दौर में किसानों के इस हल्ला बोल को कांग्रेस, आप, बसपा, टीएमसी समेत दर्जन भर से भी ज्यादा विपक्षी दलों का समर्थन हासिल था। वैसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इस हल्ला बोल का केंद्र सरकार पर कोई असर पड़ेगा? जब 6 महीने से लगातार जारी आंदोलन सरकार के फैसले को नहीं बदल सका, तो ये काला दिवस सरकार को नए कृषि कानूनों पर पुनः विचार या सोचने पर मजबूर करेगा, या फिर कहानी वही पुरानी रहेगी? हालांकि इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि
कोरोना काल में जब दिल्ली समेत तमाम राज्यों में लॉकडाउन है और हालात कुछ काबू में आए हैं, ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन से कोरोना क्या फिर से बेकाबू नहीं होगा? जनता इसका जवाब भी जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाताओं का आंदोलन क्या वाकई अंतहीन है? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, जल्द ही जुड़ेंगे दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सतीश गर्ग जुड़ेंगे, कांग्रेस नेता रमेश बलियानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलियानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान नेता बादल सरोज जी हमारे साथ हैं। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हम कुछ और किसान नेताओं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री से भी बात करने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले निर्मल, आपसे बहुत छोटा सा हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में ये काला दिवस किस तरह से मनाया गया, क्या कितना असर रहा? देखिए, मध्य प्रदेश में जब किसान आंदोलन बहुत शबाब पे था, तब भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा असर तो नहीं था, लेकिन आक्रोश यहाँ के किसानों में भी है। और अगर आज की बात करें तो आज हमारी कई किसान नेताओं के मध्य प्रदेश की बात हुई है, तो अधिकतर नेता अपने अपने गांव में हैं और वहां पर काले झंडे लगाकर जो 3 कृषि बिल कानून हैं, जिनको काला कानून कह रहे हैं किसान, उनका विरोध किया जा रहा है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में किसानों की तरफ से शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया। संजय उपाध्याय जी हैं हमारे छत्तीसगढ़ संपादक। संजय जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? संजय जी से लगता है संपर्क नहीं हो पाया। रमेश बलियानी जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी बलियानी साहब, आ रही 14 विपक्षी दल समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का, लेकिन असर कुछ नहीं दिख रहा है जी। जो सिर्फ जुआ पे ही है कि हम समर्थन कर रहे हैं, असर दिख नहीं रहा कुछ भी। त्रिपाठी जी, आंदोलन का असर बहुत दीर्घकालीन होता है जी, मतलब 3-4 साल चलेगा क्या? ये तो बात तय है कि नहीं, सवाल ये नहीं है जी। सवाल सरकार को झुकना पड़ेगा। कितने दिन सरकार नींद से नहीं जागेगी? जी, सरकार को किसानों ने जो एकजुटता दिखाई है देश भर में जी, और जो देश में असंतोष पैदा हुआ है जी, उसके चलते हुए अंततः सरकार को झुकना पड़ेगा, केंद्र सरकार को। इस कानून में ऐसा क्या है कि आप झुकाना चाह रहे हैं? सरकार का कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा, कुछ बातें हैं जिससे फायदा हो सकता है, किसान ये मानना चाह रही है कि ठीक है, आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, हम कर लेते हैं, आप कोर्ट जाने की बात कर लेते हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा जब कोई कानून बन जाता है, कानून बन चुका है, राष्ट्रपति सिग्नेचर हो चुके, तो उसमें संशोधन होता है, वापस नहीं होता। त्रिपाठी जी, संशोधन भी यदि करना है तो जो किसानों की मांगे हैं जी, उसके अनुसार आपको संशोधन करना होगा ना। सबसे बड़ी चीज ये है, तो किसानों की मूल मांग है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी चाहिए जी, वो तो आप दे नहीं रहे हैं उसमें जी। इसके अलावा आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्यों जाना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की स्थिति देश में नहीं है जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब यह है कि आप पूरी खेती को पूंजीपति को हाथ में सौंपना चाहते हैं जी, इसलिए भी किसान विरोध कर रहे हैं जी। दूसरा यह है कि आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया और भंडारण की जो सीमा थी उसको खत्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि देश का जो पूंजीपति वर्ग है जो वो पूरा भंडारण पर नियंत्रण कर लेगा जी, और बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव के माध्यम से वो एक तरफ किसानों को लूटेगा, दूसरी तरफ कंज्यूमर को लूटेगा जी। क्योंकि आप उसके पर कोई नियंत्रण नहीं है जी, बिल्कुल तो सही। सरकार तो ऐसे कानून बनाने से क्या फायदा है? श्री बादल सरोज जी से भी पूछ लेते हैं, किसान नेता है हमारे साथ सतीश गर्ग जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दिल्ली में हैं बीजेपी के। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम किसान नेता बादल सरोज जी से बात कर लेते हैं। निश्चित तौर पर उत्तर तो सारे आपको ही देने हैं। बादल जी, सरकार अगर कह रही है, देखिए सरकार कह रही है कि इससे किसानों को फायदा होना है। शुरुआत में तो किसान संगठनों ने ये कहा था कि हमें एमएसपी, जैसे भी बलियानी जी ने भी कहा कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होनी चाहिए। मुझे जो लगता है, जब
बातचीत चल रही थी सरकार से, संवादहीनता नहीं बनी थी, उस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही गई थी। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा था कि ठीक है, बैठ के बात करें, हम मान लेते हैं। रहा सवाल दूसरा, कोर्ट, दो ही बड़े मुद्दे थे 3 में से। उसके बाद भी किसान संगठन अड़े रहे। जैसा कि मैंने बरल्यानी जी से सवाल किया है कि जब भी कोई कानून बनता है, सदन में पारित हुआ, बहुमत के साथ पारित हुआ, पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास गया, दस्तखत हो गए, कानून बन गया। अब जब कानून बन गया तो उसमें संशोधन होगा। ये जिस तरह से किसान बड़े नेताओं की आज हमारी बात हुई, उनका कहना नहीं तीनों कानून वापस हो, पूरी तरह से वापस हो, ये तो एक तरह से जिद है। ऐसा बहुत कम, रेयर कभी कभी देखने को मिला है कि कानून वापस हुए हों। देखिए, मुझे लगता है शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग सरकार के आश्वासन पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। जी, चौथे दौर की बातचीत में हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था और हमने अलग अलग हमारे 4 नेताओं ने पूरे डेलीगेशन की ओर से उन्हें क्रमवार तरीके से बताया था कि इन कानूनों में खामी क्या है और इसकी वजह से ये क्यों पूरी तरीके से वापस होने चाहिए। जी, 5वें दौर की बातचीत में हम लोग अपना खाना लेकर गए थे और हमने माननीय कृषि मंत्री जी और उनके साथ जो मंत्री जी बैठते हैं उनसे ये बोला था कि अब आप हमें ये बता दें, हम शाम तक बैठे हुए, अब आप हमें ये बता दें कि इन कानूनों से फायदा क्या होने वाला है। जी, उन्होंने हमसे ये कहा था कि हम इन 40 लोगों को नहीं बता सकते, हम कुछ लोगों की 4-5 लोगों की टीम बना दीजिए, हम उसको बताएंगे। जी, हमने उनसे कहा जो 135 करोड़ लोगों के लिए लागू हो रहे हैं कानून, आपको लगता है कि वो बहुत फायदे में, तो आप हम सबको बताइए। तो पहली बात तो ये कि सरकार विज्ञापन में और प्रचार में क्या कहती है उस पर मत जाइए। ये कानून दुनिया के जितने देशों में लागू हुए हैं उन सब की भैंसें मर गई हैं और इस देश में भी किसी भी किसान को फायदा होने वाला नहीं है। ब्राजील में लागू हुआ, नॉर्थ अफ्रीका में लागू हुआ, यूएसए में लागू किया गया था रीगन के जमाने में। आज यूएसए के गांवों की हालत आप देख लीजिए। इसलिए ये कानून में कोई लाभ होने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इन कानूनों में संशोधन का मतलब ये है कि आपको ये विकल्प दिया जा रहा है कि आप पंखे से लटक के मरेंगे या पोटेशियम साइनाइड खा के मरेंगे। हमारा कहना है कि हम विकल्प नहीं चुनना चाहते, हम इन कानूनों की वापसी चाहते हैं। और जहां तक आपने ये कहा कि मंत्री जी ने ये कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन देने के लिए वो तैयार है। आश्वासन नहीं चाहिए, कानून चाहिए। जी, एक कानून चाहिए जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को बाध्यकारी किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2014 में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो छापा गया था स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के हिसाब से, उसके हिसाब से तय किया जाएगा। ऐसा कोई भी वचन देने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है। जी, अगर लिखित में देते हैं कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की, अगर आप लोगों को लिखित में उत्तर देते हैं तो आप लोग आंदोलन वापस लेंगे? नहीं, पहले तो 3 कानून वापसी की लड़ाई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो उसके आगे की बात है। तीनों कानूनों की वापसी की मांग है और इन तीनों कानूनों में कोई बीच का रास्ता हो नहीं सकता। जी, बादल जी हम आपके पास फिर से आएंगे। सतीश गर्ग जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हैं। गर्ग साहब, आपने बादल जी के जो तर्क हैं उसको भी सुन लिया होगा, रमेश बिरयानी जी का जो विरोध है उसको भी सुन लिया होगा। आप क्या कोई उत्तर देना चाहेंगे या मैं सवाल करूं? गर्ग साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, मेरे पास आ रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, आपकी आ रही है। वार्ता हुई है और उस वार्ता के अंदर सरकार ने क्रमवार तरीके से एक बातचीत करनी चाहिए। लेकिन जब ये लगा कुछ राजनीतिक दलों को कि अगर एक किसान नेता और सरकार की बातचीत ठीक ठाक हो गई तो इनके हाथ से मुद्दा निकल जाएगा, तो कुछ राजनीतिक दलों ने भड़काने की कोशिश की। नहीं तो ऐसा क्या कारण है कि 12 दौर की वार्ता हो, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाए, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन जाए और सुप्रीम कोर्ट कहे नहीं आप इनको बताइए, चिंता ना करें, उसके बाद भी उनसे बातचीत ना की जाए। तो उसके बाद फिर सरकार बात करने को तैयार है। तो सरकार ने तो बात करने को कभी मना ही नहीं किया है, लेकिन इस बात पर अड़ना कि नहीं साहब ये तीनों वापस लो फिर बातचीत होगी, ये कोई तर्क संगत बात नहीं है। अगर देश चलेगा तो तर्क के साथ चलेगा, नियम के साथ चलेगा। और फिर भी अगर आपको लगता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, 4 सदस्य की कमेटी के दरवाजे खुले हैं, प्रधानमंत्री आपसे बात करने को तैयार हैं। इस बार भी जब इन्होंने कहा नहीं साहब हम बातचीत करना चाहते हैं तो सरकार ने तुरंत कहा कीजिए बातचीत।
लाइए ठोस प्रस्ताव क्या है, लेकिन ले देकर घुमाकर फिर वही बातचीत कि नहीं साहब तीनों कानून वापस ले लो, इसके तो ये बातचीत का तरीका नहीं है। देश को देश के तरीके से चलना है। 12 करोड़ किसान है इस देश के अंदर, और प्रधानमंत्री जी और अन्य सभी राजनीतिक नेता लगभग पार्टी के सभी गांव-गांव तक गए हैं, और वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट ये आ रही है कि काफी बड़ी संख्या में और लगभग अधिकतर किसान और किसान नेता इन कानूनों के समर्थन में हैं। उनको ऑप्शन मिला है कि वो अपनी ये क्या सतीश जी क्या वोटिंग करा ली क्या आपने कि सारे किसान नेता ज्यादातर समर्थन में हैं? नहीं, बात यह है अगर कुछ राजनीतिक दल इस बात पर लगे हैं कि हमें देश में आग लगानी है, जैसा आपने सुना कमलनाथ जी को कि किसानों के नाम पर देश में आग लगा दो। अरे साहब पहले अपना घोषणा पत्र तो पढ़ो कमलनाथ जी कि आपका 2019 का घोषणा पत्र क्या कह रहा था, आप तो मंडियां ही खत्म कर देना चाहते थे। तो इसका अर्थ है कुछ राजनीतिक दल जो है किसानों को भड़काने पर लगे हैं, और उसके कारण से कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है, लेकिन सब चीजें ठीक होंगी, मुझे ऐसा लगता है। सतीश जी अभी बादल जी ने कहा कि जो इनकी पांचवी वार्ता हुई थी, इन्होंने कहा कि हम लोग शाम तक बैठे हैं, आप हमको बता दीजिए कि इसका फायदा क्या किसानों को हो रहा है। उन्होंने कुछ देशों का नाम भी बताया, ब्राजील का नाम बताया, यूएसए के गांवों की स्थिति बताई, कई जगह बताया। आप ही बता दीजिए, अभी चैनल के माध्यम से बल्यानी जी भी सुन रहे हैं, बादल सरोज जी भी सुन रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप बता दीजिए फायदा क्या है इसका। देखिए बात यह है, जिसको फायदे सुनने हैं तो ये बात समझनी चाहिए कि नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री भारत सरकार ने 8 पेज का पूरा पत्र एक एक बिंदु से लिखा है कि क्या क्या लाभ होने वाले हैं, और इसमें किसानों से छीना क्या है। किसानों को दिया ही है कि आपकी उपज जरूरी नहीं कि आपको मंडी में जाकर बेचनी है। बहुत बड़ा एक ये तर्क रहता था साहब की फसल तो हम के ऊपर ले जाता है आड़ती, और आड़ती की कमीशन लगती है, नहीं हमें तो अपना बेचने का अधिकार दिया जाए। और खाली अभी पहली बार नहीं हुआ, 8 प्रदेशों में इस तरह के पहले से ही एग्रीमेंट शुरू हुए, जिसके अंदर मतलब पहला फायदा सतीश जी, पहला फायदा ये है कि किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है, तो आड़तिये जो बीच में कमीशन खाते हैं वो नहीं खाएंगे, उसको सीधा फायदा मिलेगा। पहला फायदा ये मैंने ये कहा किसानों का ये आरोप था। आज भी जो कांग्रेस ने कहा कि नहीं सब मंडियां खत्म कर देंगे, अरे भाई किसान की मर्जी है, वो मंडी में आकर बेचे, वो उसके द्वार पर कोई लेने आ रहा उसके लिए बेचे, वो अपने घर में रखे अपने बच्चों के लिए, तो जो चाहे किसानों को। और ये भी कहा गया, एक जरूर किसानों का ऐतराज था कि साहब हमें कोर्ट में जाने की परमिशन होनी चाहिए। सरकार को पहले ये लगता था कि साहब ये कोर्टों में ये बड़े बड़े लोग उलझा देंगे और इसलिए इनको जो है वहीं पर इसका फैसला हो, लेकिन किसानों ने डिमांड की नहीं साहब हमारे लिए कोर्ट का दरवाजा खुला हो। सरकार ने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा, मना ही कोई नहीं है। तो बात यह है कि सरकार ने पहले से अधिक ऑप्शन इन कानूनों में दी है, लेकिन फिर भी अगर नहीं बात होती है तो सतीश जी में सीधा सा सवाल है हमारा, हम बहुत वो जो भी आपने कहा कि जो दस्तावेज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कृषि मंत्री जी ने उपलब्ध कराए हैं वो पढ़ लिया होगा, बादल जी ने पढ़ लिया होगा, रमेश जी ने भी पढ़ लिया होगा, हम उनसे सवाल लेंगे। बड़ा सीधा सा चाहते हैं किसान, आप भी जानते हैं बड़ा सीधा साधा होता है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होता है। जो हमारे किसान भाई और दर्शक हमारे चैनल देख रहे होंगे, तो आप ये लाइन में बता दीजिए, 2-2 लाइन की, कि पहले कानून में ये फायदा है, दूसरे कानून में ये फायदा है, तीसरे कानून में ये फायदा है। एक बता देंगे तो बेहतर होगा, अनुग्रहित हो जाएंगे लोग। देखिए एक बात आपको समझनी चाहिए, जो भी ये कानून तीनों के तीनों बने, इसके अंदर भंडारण की बात है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और इनसे माल खरीदेंगी तो उनको भंडारण की छूट देनी पड़ेगी। अगर किसान ये चाहता है कि उसका अन्न ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे दाम पर बिके, तो उस पर इस तरह का दबाव नहीं रहना चाहिए कि आज उगाए और कल ही बेचना है। तो कोई लेगा तो भंडारण करेगा। इस तरह की छूट दी गई है कि हाँ भाई अगर कंपनी चाहे या जो लोग चाहे उसका भंडारण कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि किसान को इस दबाव में अपना माल जल्दी बेचना पड़े और कोई खरीदने वाला ही ना हो, क्योंकि उसके पास भंडारण करने की छूट नहीं है। दूसरा ये कहा गया कि मतलब यह कि सीधे सीधे जो पूंजीपति हैं वो उनका अनाज खरीद ले और भंडारण कर दे उसका। देखिए बात आप समझिए, ये जो देश है अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा, ना खाली किसान से चलता, ना खाली उद्योगपति से चलता, ना खाली छोटे व्यापारी से चलता, ना खाली इंडस्ट्री से चलता। अगर सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं तभी जाकर सारी चीजें चलती हैं। अगर ऐसा नहीं होता, इस कोरोना काल में जब ये संकट आया ऑक्सीजन का, तो आप बताइए फिर वो ऑक्सीजन कहाँ से आई? जितने बड़े बड़े उद्योगपति थे, सरकार ने और सरकारों ने सबने ये निवेदन किया कि आप अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दीजिए, और क्योंकि ऑक्सीजन आपके पास ही है, उन्होंने फ्री ऑफ बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन दी। तो साहब ये देश जो है
किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, छोटा उद्योगपति, सेना, सरकार सब मिलकर चलाती है तो चलता है। किसी एक वर्ग को विशेष तौर पर बदनाम करना और ये कहना, और फिर झूठ पर ये कहना, मैं देख रहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि साहब बड़ा धन्यवाद है उद्योगपतियों का, उन्होंने हमें ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी। ये सब मिलजुल कर देश चलने वाला है, इसलिए किसी एक वर्ग विशेष को कहना कि नहीं साहब आप ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुशल प्रवक्ता हैं आप, निश्चित तौर पे सारी चीजें आपने जनता के सामने रख दी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। आप चाहे तो आप मूर्ख एंकर समझ सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे समझ में ये जानना चाहता हूं कि पूंजीपतियों को अनाज अगर वो बेचेंगे, भंडारण करेंगे तो इससे किसान को फायदा होगा क्या? आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसान पर यह दबाव हो जी कि नहीं साहब आपको अपनी फसल तो अभी तुरंत बेचनी पड़ेगी और सामने वाला लेने वाला इसलिए तैयार जी, उस समय देश में उस फसल की खपत नहीं है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि फसल का एक निश्चित टाइम होता है जिस समय पर फसल होती है जी, और जब फसल होती है उस समय खरीदार इसलिए नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास भंडारण करने का कानून नहीं बना हुआ है। तो कहाँ तो किसान बेचेगा और कहाँ उद्योगपति खरीदेगा? इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी चाहिए जो कि एक समय पर उगती है और पूरे साल भर उसका उपयोग होता है। तो बगैर भंडारण के तो आप दिल्ली की आबादी जहाँ से मैं प्रवक्ता हूँ 2 करोड़ है, तो आपको क्या लगता है रोज लो रोज बेचो इससे काम चल जाएगा? तो भी दिल्ली में कहीं ना कहीं लोगों को, चाहे वो उद्योगपति के नाते हो चाहे सरकार के नाते हो, कोई चीज 3 दिन के लिए, कोई 1 हफ्ते के लिए, कोई 15 दिन के लिए, कोई 1 महीने के लिए चाहिए होती है। अगर नहीं चाहिए होगी तो कैसे होगा? तो इसलिए इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ भंडारण की व्यवस्थाएं तो आपको खड़ी होकर करनी पड़ेंगी। अगर भंडारण नहीं होगा तो 135 करोड़ के देश में जब कोई अचानक कोई चीज आएगी तो कैसे चलाएंगे आप? बिल्कुल तो सही कहा आप ये भंडारण को बिल्कुल जीरो मत मानिए, हर चीज की अपनी उपयोगिता है। संवर्धन और सरलीकरण वाला जो पहला एक्ट है उससे क्या फायदा है? देखिए मैं एक अगर आप लेकर नहीं बैठा हूँ आपके सामने, आज का जो विषय आपने दिया था विषय ये था कि कोरोना काल के अंदर ये आंदोलन करना कितना जरूरी है, और ये आज के दिन जब ये सारे तीनों कानून लगे किए हुए हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि नहीं इसको 1-1.5 चाहे कि इसको रोक देते हैं, तो कोरोना महामारी के अंदर इतनी बुरी हालत है। और अभी आप कह रहे थे, मैं भी देख रहा था एक चैनल पर कि बच्चे मर रहे हैं, बड़े मर रहे हैं, और आप राजनीति चमकाने के लिए और सिर्फ इस समय पर आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपको आंदोलन करना है तो सरकार बातचीत करने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट आपके सामने। ऐसा लगता है कि 3-4-5 महीने में, जो सरकार ने भी कहा कि 6 महीने के अंदर तो निश्चित रूप से पूरे देश को दवाई लग जाएगी, तो अभी कानून तुरंत लागू नहीं हो गया तो आप 6 महीने बाद कर लेते। लेकिन इस कोरोना महामारी के अंदर क्योंकि ब्लैकमेलिंग की स्थिति आई है राजनीतिक दलों, ये सरकार का ये सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है। मैं भी सोचता हूं, हालांकि हम लोग सोचने से कुछ होता नहीं है, आजकल मीडिया जो भी सोच रही है उससे कुछ हो नहीं रहा है। हम बलियानी जी आपसे कोरोना काल के दौरान ही आप लोग भी खुला समर्थन दे रहे हैं, किसान संगठन अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें पार्टियों को, आपको एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते, उसके प्रतिनिधि होने के नाते आप लोग कहना चाहिए था कि अभी रुक जाएं, अभी कोरोना से लड़ लें, निश्चित हम आपका समर्थन करेंगे, हम उसके बाद आपके पास आएंगे। हम आपके पास आते हैं बलियानी जी, पहले सरोज जी, अभी कम से कम एक मुद्दे पे कृषि भंडारण, जो अनाज का भंडारण होना है, उस मुद्दे पे सतीश गर्ग जी का जो भी तर्क है वो आया है, आप उस तर्क से सहमत हैं क्या? वो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहली बार इस देश में गेहूं पैदा हुआ और पहली बार किसान बेचने के लिए आया है जी। इस देश के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के केंद्र सरकार के भंडारण पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा व्यवस्थित भंडारण का केंद्र है जी। 7.5 करोड़ टन अनाज आज भी उसके भंडार में इकट्ठा है जी। इसलिए ये कहना कि उद्योगपतियों का भंडारण करना बहुत जरूरी है, इसलिए किसान का गेहूं वहां पर जाएगा, ये पूरी तरीके से बिल्कुल काल्पनिक बात है। आपने सुन ही लिया कि उनको कितने फायदे मालूम है उसको। वास्तविक बात यही है त्रिपाठी जी कि इसका कोई लाभ नहीं है जी। अगर सत्ता पार्टी का इतना आर्टिकुलेट प्रवक्ता भी एक फायदा नहीं गिना पाया तो इसके सोचिए कितनी बड़ी हानि है। ये भंडारण नहीं हो रहा है, ये किसान से खरीद कर उद्योगपति के द्वारा भंडारण किया जा रहा है, नंबर 1, और उसके बाद वो किस कीमत पर जनता को बेचा जाएगा इसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये दरअसल उनको इस देश में कृत्रिम कमी पैदा करके कालाबाजारी करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। न किसान को फायदा होने वाला है, न जनता को फायदा होने वाला है। इसलिए ये बिल्कुल काल्पनिक बात है। वो कहना क्या चाहते थे यही बात हमारी समझ में नहीं आई। मैंने 7.5 करोड़ टन बोला है एफसीआई का। स्टेट गवर्नमेंट के जो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हैं उनकी भी कम से कम 20-25 करोड़ टन अनाज के भंडारण की क्षमताएं हैं, इसलिए भंडारण का संकट नहीं था।
मुनाफे के भंडार का संकट था, जिसके लिए बीजेपी बहुत लालायित रहती है। तो ये हम दो और हमारे दो की कृपा वाला मामला है। किसान को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उपभोक्ता को फायदा नहीं होने वाला। तीसरी, और रमेश बरजानी से आप पूछ लीजिएगा, आप एक भी फोटो दिखा दीजिए मुझे जिसमें आज की कार्रवाई में, मेरे पास मध्य प्रदेश की 1000 गांव में इसको ऑब्जर्व किए जाने की सूचना है, 250 फोटो मेरे पास है। कहीं भी भीड़ इकट्ठा की गई हो, अमित शाह जी के मध्य प्रदेश की बात नहीं है बंगाल में। बादल जी, मध्य प्रदेश की बात नहीं है, कोरोना पूरे देश में है, विश्व में है। ये मैं दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ, पूरी तरह से दिखा सकता हूँ। जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन का कहीं से भी पालन नहीं है, मैंने अपने उसमें भी दिखाया है, अभी पैकेज में भी दिखाया है। आप नहीं, आपने गाजीपुर बॉर्डर की बात की है। आप जरा सिंगू बॉर्डर जाइए ना, टिकरी बॉर्डर जाइए, पलवल बॉर्डर जाइए। गाजीपुर बॉर्डर पे अगर पुलिस प्रोवोक करेगी और उसके बाद अगर वो नारे लगाते हुए आएंगे तो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन वही है। पश्चिम बंगाल में दीदी और दीदी का डांस करते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो रैली कर रहे हैं, लाखों लोगों की, भावुक होकर कह रहे हैं कि जहां तक मेरी नजर जा रही है जनता ही जनता आ रही है। आज पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में हर 3 में से 2 आदमियों को कोरोना है। इसलिए केवल उस किसान आंदोलन में, मैं आपको अधिकार के साथ कह रहा हूं, आप इसका ये बात अगर गलत साबित हो तो मैं जिम्मेदार हूं। इस पूरे कोरोना काल में इन 6 जगहों पर जहां पर हमारे पड़ाव चल रहे हैं, 3 कोरोना डेथ्स हुई हैं, 3 मौतें हुई हैं। और पिछले 2 महीने से हम लोगों ने पूरा सैनिटेशन का काम किया है, डिस्टेंसिंग का काम किया है। इसलिए कोरोना फैला रहे हैं किसान, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। कोरोना फैला रही है सरकार, जो टीकों का कालाबाजारी कर रही है, ऑक्सीजन को ला नहीं रही है, बेड्स का बंदोबस्त नहीं कर रही है। और विश्व हिंदू परिषद का जबलपुर का नेता पकड़ा जाता है बादल साहब, नकली रेमडेसिविर की मार्केट कर। ये अलग मुद्दा जा रहा है। बादल साहब हमारे साथ, हम आपके पास आ रहे हैं। बादल साहब हम आपके पास फिर आ रहे हैं। हमारे साथ है कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के कमल पटेल जी है। कमल पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। लगता है कमल जी से संपर्क हो गया। बादल जी के पास फिर से चलते हैं। बादल साहब, कमल जी का तकनीकी कारणों से बात नहीं हो पाई। देखिए, आपने जो तर्क दिया, हम मल्याणी से पूछ लेते हैं। आपने ये तर्क दिया कि केवल 3 मौतें हुई हैं, केवल 3 मौतें हुई हैं। देखिए, कोरोना कैरियर 3 मौतें हुई हैं, अलग है। इम्यूनिटी पावर, किसान है, मेहनत करते हैं, उनका इम्यूनिटी पावर जबरदस्त होगा। और वो कोरोना आया और चला गया। जिनका इम्यूनिटी पावर कमजोर होगा, अगर वो कैरियर बन के उनको पहुंचा देते हैं तो मौतें वहां होती हैं। खैर, ये अलग मुद्दा है। रमेश जी, काफी देर से आप सुन रहे थे, वो तो बंगाल में। जी जी, रमेश जी से बात कर ले। रमेश जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी, आ रही जी। अभी मतलब सतीश जी ने अपना जो भी भंडारण और जो तीसरा कानून है, कृषि का नया कानून बना है, उसके फायदे भी उन्होंने गिनाए, क्या फायदा हो सकता है उस पर तो बताएंगे ही। लेकिन हमारा सवाल यहाँ आपसे ये है कि तस्वीरें मैंने देखी हैं, दिल्ली और आसपास की जो तस्वीरें हमने देखी, हमारे पास आई हैं और बाकी चैनलों में चली हैं। रमेश जी, 1 मिनट, कमल पटेल जी जुड़ गए हमारे साथ, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से। कमल जी, मेरी आवाज आ रही? कमल जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही? देख रहे हैं ना अपन। कमल जी, लगता है कमल जी कुछ ज्यादा व्यस्त हैं, फिर से उनसे बात नहीं हो पाई। बल्याणी साहब, कमल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। अरे काफी देर से मैं बार मेरा गला थक गया। आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही थी, पर बीच में फोन आ गया था दूसरा। चले, कमल जी, अभी हमारे साथ आपके दिल्ली के राष्ट्रीय प्रवक्ता सतीश गर्ग जी भी जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता रमेश बल्याणी जुड़े हैं, किसान नेता बादल सरोज जी भी जुड़े हुए हैं। सब लोग ये जानना चाह रहे हैं, मैंने सतीश गर्ग से भी पूछा कि तीनों कानून में से आप कृषि मंत्री हैं, इसमें संवर्धन एवं सरलीकरण जो कानून आपने एक्ट बनाया है, उसका फायदा क्या है किसानों को? देखिए, इसमें किसानों के फायदे के लिए बनाया गया था। किसान की खेती अभी तक घाटे का धंधा रही है जी, और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे चाहते हैं कि किसान की आय 2022 तक 2 गुना हो जाए जी। और उसको किसान की आय बढ़ाने के लिए किसान को
अच्छे रेट मिले और इसलिए और बाकी सुविधाएं मिले उसको, और इसलिए ये सब व्यवस्थाएं की गई है ताकि कि किसान के हित में है। नहीं, इससे क्या हित हो जाएगा? आप तो बहुत बड़े किसान हैं, हम आपके साथ आपके खेतों में भी जा चुके हैं। हम ये जानना चाहेंगे इससे क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा किसानों को? कमल जी। हाँ जी। हाँ, एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा? अतिरिक्त फायदा क्या किसानों को मिल जाएगा? किसान को अपनी फसल बेचने के लिए सिर्फ अभी मंडी में जाना पड़ता है या फरिया वाले घर से खरीदते हैं आधी आधी कीमत में। लेकिन इससे खरीदार बढ़ेंगे तो मांग बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे। देखिए जो भाव है किसान की फसल का वो अभी तक ये परंपरा रही है कि जब किसान खरीद और अभी में उस समय मांग कम होती, पूर्ति ज्यादा होती तो रेट कम हो जाते हैं। और जैसे ही रेट कम होते किसान की फसल बिकने के बाद व्यापारियों के पास जाती, उद्योगपतियों के पास जाती, रेट डबल और ट्रिपल हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोयाबीन जब किसान की फसल आई थी तो 3800-4000 था, अब 10,000 रुपए बिक रही है। और माल कौन कमा रहे? मुट्ठी भर व्यापारी उद्योगपति। ये जो नया एक्ट आया था, इस एक्ट में अंदर ये था सरलीकरण, समझना सरलीकरण कि किसान की जब फसल आएगी उस समय खरीदार ज्यादा होंगे। अभी तक खरीदार मतलब उदाहरण के लिए मंडी हरदा मंडी में 100 व्यापारी है, उनकी क्षमता खरीदने की 2000 कुंतल है और माल आ गया मंडी के अंदर 10,000 कुंतल, तो रेट एकदम डाउन हो जाते हैं और जैसे ही व्यापारी के पास जाते। लेकिन अब इसमें 1000 व्यापारी हो जाएंगे खरीदार, तब उसमें कंपटीशन बढ़ेगा तो किसान को अपनी फसल जब आएगी, जब वो घर से भी बेच सकता है, खलिहान से बेच सकता है, मंडी से बेच सकता है और पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है और किसी को बेच सकता है। अभी मजबूरी थी कि हरदा मंडी में ही बेचना है, अब मैं हरदा का किसान पूरे देश में जहाँ मुझे ज्यादा रेट मिलेगा वहाँ बेच सकता हूँ, घर बैठे बेच सकता हूँ। ये किसान के हित में सबसे बड़ा निर्णय था और इससे कंपटीशन बढ़ता और जो मुट्ठी भर व्यापारी अरबपति खरबपति हो गए वो किसानों को पैसा मिलता। और ये भंडारण, एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ, चना, सरसों, मसूर अभी तक जो खरीदी हो रही थी आजादी के बाद से, वो गेहूं के पहले फसल आती लेकिन समर्थन मूल्य पे गेहूं के बाद खरीदते तो नहीं। दोनों 6% किसान छोटा है, वो मंडी भी नहीं जाता, 50% किसान जाता है उसमें से मंडी, बाकी 50% फड़िया वालों को गांव में आधी कीमत में बेच देता है। अभी हमने जो समर्थन मूल्य 15 मार्च से शुरू किया चने के गेहूं के पहले, और उसके कारण समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाने में सफलता प्राप्त की हमने। 2000 रुपए कुंतल किसान को, 10,000 करोड़ का फायदा मध्य प्रदेश में किसानों को। सिर्फ कमल पटेल कृषि मंत्री है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है, इसलिए ये मिला है देश में। और 25 कुंतल की सीमा थी वो हटवाई। एक कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो छिंदवाड़ा में 19 कुंतल चना खरीदते थे, पूरे प्रदेश में 15-13 कुंतल सरसों था, हमने 20-20 कुंतल प्रति हेक्टेयर किया। एक दिन की सीमा की 25 कुंतल बेच सकते हो, हमने अनलिमिटेड किया। उसके कारण पूरा माल समर्थन मूल्य पे आया तो व्यवसाय को माल नहीं मिला तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ। जब उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ तो उद्योग बंद हो गए, तो मजबूरी में आयल मिल और दाल मिल वालों को रेट बढ़ाने पड़े। तो समर्थन मूल्य तो 2000 रुपए ऊपर ज्यादा चलवा दी, 1000 रुपए 500, 10,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में हमने एक बार नीति परिवर्तन किया, उससे लाभ मिला। अब मैं ये किसान संगठन के जो नेता आंदोलन कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भैया आप किसान नेता हो, आपने अभी तक मांग की कि मनमोहन सिंह ने 25 कुंतल की सीमा करती थी चना सरसों मसूर खरीदने की एक दिन में, आपने क्यों नहीं हटवाई? किसी ने मांग क्यों नहीं की? कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में 19 कुंतल किया, पूरे प्रदेश में 15 कुंतल क्यों किया, जबकि 20 कुंतल पूरा औसत होता है? 13 कुंतल सरसों क्यों खरीदते थे और बाद में क्यों खरीदते थे, पहले क्यों नहीं खरीदते? किसी किसान नेता ने मांग की क्या? किसी कांग्रेस या राजनीतिक पार्टियों ने मांग की क्या? बगैर मांग के, चूंकि मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान आंदोलन से राजनीति में आया हूँ, किसानों की समस्या को देखते हो, और फिर जब मंत्री बना तो मैंने ये सब परिवर्तन किए और करवाए और उसके कारण किसानों को 10,000 कमल जी अब बताओ, ये है किसान नेता में किसान नेता? कमल जी निश्चित तौर पे हमारे साथ बादल सरोज जी है, किसान नेता, आपने कहा में उत्तर ले लेंगे। हम आपसे ये 2 सवाल जानना चाहते थे, क्या ये न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसको कहते हैं वो लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो किसान शुरू में अगर MSP नहीं हो तो ये तो 2 रुपये किलो भी नहीं खरीदे कोई जी। MSP होना चाहिए जी, MSP होना चाहिए, MSP पे खरीदना चाहिए सरकार ने, और MSP पे समय पे खरीदना चाहिए। जैसे किसान की फसल आई वही हमने किया, जो 2 महीने बाद खरीदते थे हमने 2 महीने पहले खरीदना शुरू किया। अभी देखो मूंग आए हैं समर के, गर्मी के, अभी मूंग के रेट समर्थन मूल्य 7,196 रुपए। अगर हम समर्थन मूल्य पे घोषणा करी मैंने जिस दिन खरीदने की उस दिन 1000 रुपए बढ़ गया, वो नहीं तो ये 5,000 के अंदर चल जाता।
और जैसे ही पूरा किसान बेच देता और व्यापारियों के गोदाम में जमा होता, फिर 10,000 कुंटल हो जाता। तो माल कमाते थे अभी तक। आजादी के बाद बड़े व्यापारी, उद्योगपति, अरबों खरबपति बन गए मुट्ठी भर लोग। और बाकी किसान मेहनत करता है और वो घाटे की खेती करता है, कर्ज में रहता है, आत्महत्या करता है। किसान नेताओं का जो आरोप है, उनका कहना है कि भंडारण होगा, खरीद के जो पूंजीपति है वो खरीद के रख लेंगे, बाद में कालाबाजारी करेंगे। होता था जी, ये किसान नेता नहीं है, ये उद्योगपतियों के दल्ले हैं अगर ये कहते हैं तो। अभी 50 साल 60 साल आजाद हुआ भारत को, 73 साल, अभी तक भी व्यापार खरीदता था, वो स्टॉक करता था। किसान को कम मिलता था रेट, पहली बार मिलने लगा रेट किसानों को जी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो फर्जी लोग हैं सब पूरा मैनेज करते हैं। उद्योगपति कमा के अरबपति उनको मैनेज करके खरीद के मैनेज करते हैं। और अगर ये किसान नेता होते तो इन्होंने 25 कुंटल की सीमा क्यों नहीं हटवाई 15 साल में? मनमोहन सिंह के समय से लेकर अभी तक इन्होंने 15-13 कुंटल ही क्यों खरीदा? इन्होंने मांग क्यों नहीं की? इन्होंने क्यों नहीं कहा कि चना, सरसों, मसूर, गेहूं के पहले आता है, बाद में 2 महीने बाद क्यों खरीदते हो, पहले क्यों नहीं खरीदा? पूछो इनसे, इन्होंने कोई मांग नहीं किया जी। चलिए, किसानों की लूट होती रही। किसानों के जब फसल आती है खरीफ रबी की, उस समय रेट नहीं मिलते और बाद में रेट मिलते क्यों जी? और इसलिए ये सब व्यवस्था गड़बड़ थी, इसको ठीक करने के लिए मोदी जी ने किया क्योंकि हमारी सरकार गांव की गरीब किसानों की सरकार है। हम किसानों की आज दोगुना करना चाहते हैं और इसलिए किसानों को छूट दी गई प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और किसान की जो फसल आए उसको होना चाहिए। चलिए कमल जी, निश्चित तौर पे आपने सारी चीजें आपने बता दी। हमारे कई किसान नेता सुन रहे हैं, मुझसे उत्तर ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरोज जी, आपने सुन लिया होगा। निश्चित तौर पे हम आपके पास आते हैं। बल्लानी जी, हम आपसे जो सवाल किया था हमने इसके पहले कि ये कोरोना की जिस तरह से महामारी चल रही है, हजारों लोग मर रहे हैं, इस दौरान क्या ये काला दिवस मनाना उचित था? आप लोगों को समर्थन देना उचित था? आप लोगों को रैली में शरीक होना उचित था? त्रिपाठी जी, पहले तो मैं जो मध्य प्रदेश कृषि मंत्री जी हैं उनकी बातों के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि सारी बातें किसान विरोधी बातें हैं जी। और आज वो जितनी उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने देश के अन्नदाता का अपमानजनक बात की है जी। और शुद्ध रूप से पूंजीपतियों की दलाली वो कर रहे थे, उल्टा वो किसान नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। बहुत ही आपत्तिजनक है। जहां तक कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यूपीए सरकार में जो लिमिट थी प्रति क्विंटल कोई भी फसल खरीदने में, कि जो उन्होंने कहा 25 क्विंटल की लिमिट क्यों नहीं क्रॉस की, बाकी और भी अनाजों के लिए जो एक सीमा बांध दी गई थी उसके लिए भी उन्होंने कहा है, उसको उन्होंने कहा मैंने बढ़ाया है। तो वो 7 साल से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं जी, तो वो क्यों नहीं लाभकारी वाला मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं डिक्लेयर स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से कर देते? किसने उनको रोका है? ये बात करना कि पहले ये नहीं हुआ। आज आप सरकार में बैठे हो, सवाल आपसे किया जाएगा, आप जवाब दो ना। आप स्वामीनाथन कमेटी के लिए आपने घोषणा की थी 2014 में जी कि हम उसके हिसाब से मूल्य निर्धारण करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? 2022 तक आप बोल रहे दुगनी आमदनी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? स्वामीनाथन कमेटी जो बनी थी वो आपने बनाई थी, सिपाही साहब के समय हुई थी 2006 में। इस दौरान आप कई सालों तक सत्ता में रहे, तो आपने क्यों नहीं लागू किया? देखिए त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए जी। अन्न के मामले में स्वावलंबी बनाने में कांग्रेस पार्टी की सरकारों का बड़ा योगदान रहा है जी। आज देश में जो हरित क्रांति दिख रही है उसके पीछे कांग्रेस का योगदान रहा है जी। और क्रमशः हम किसानों के लिए हर साल हमने सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का काम किया है जी। लेकिन ये मोदी सरकार तो किसानों के पेट में लात मारना चाहती है और कृषि क्षेत्र को पूंजीपति सौंपना चाहती है। मूल मुद्दा ये है जी। चलिए, आपने उनकी आपको कॉर्पोरेट सेक्टर को खेती में डालने की जरूरत क्या है जी। उनके आरोप का उत्तर आपने दे दिया। और मैं आता हूं कोरोना काल की। उनके आरोप का उत्तर आपने दे दिया कृषि कोरोना काल में जी 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 बोलिए। कोरोना काल में आंदोलन अभी चारों बॉर्डर्स पर बहुत सीमित संख्या में आए थे। किसान संगठनों ने स्वयं फैसला किया था कि आंदोलन का स्वरूप जो है वो चलते रहेगा। उन्होंने बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं की। लेकिन हमें तो जिस तरह से पुतले जल रहे हैं, जो गति होती है उस गति को तोड़ा नहीं जा सकता है। पुतले जिस तरह से जल रहे हैं वो तो नारेबाजी हो रही है, लोकतांत्रिक अधिकार है। कोरोना काल में
लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा विरोध प्रदर्शन करने का। जी जी, अधिकार है। मैंने ये कब कहा कि अधिकार नहीं? कोरोना काल की आड़ नहीं, मेरा ये कहना, कोरोना काल की आड़ लेके जो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं जी, क्या कोरोना की लहर में वो 5 राज्यों के चुनाव करा सकते हैं? जी। कोरोना की लहर में वो कुंभ मेले पर रोक नहीं लगाते हैं जी। उत्तराखंड में अभी यात्रा पर रोक नहीं लगाते हैं जी। इनको किसान आंदोलन पे केवल टिप्पणी करने की बात आती है जी, जबकि किसान आंदोलन के जो नेता है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खुद चिंतित हैं जी। और बादल सरोज ने बता भी दिया कि मात्र 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मौत से और कोरोना फैलाने में ये रमेश जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। मौत से और कोरोना कैरियर, मैंने पहले भी कहा कि कोरोना मल्टीपल बढ़ता है आगे। अगर मुझे कोरोना है और मेरी इम्यूनिटी अच्छी है और मैं ठीक हो जाता हूं और आपको कोरोना दे देता हूं, तो इससे मौत के आंकड़े से इसको कहीं से नहीं जोड़ा जाए। रमेश जी, नहीं, अब बात आपकी सही है त्रिपाठी जी, लेकिन हमने कोरोना काल में देखा है कि जो असंख्य मौतें हुई हैं जी, वो केंद्र सरकार की कोरोना के मामले में न ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, न अस्पताल में बेड की व्यवस्था थी, चलिए मुद्दा तो किसानों का है, की व्यवस्था थी, उसके चलते मौतों की हुई है। चलिए कमल पटेल जी ने बादल सरोज जी, किसान संगठनों के नेताओं की भी चिंता है जी, किसान संगठन के नेताओं की भी चिंता है कि किसी भी किसान भाई की कोरोना से संक्रमण की स्थिति न बने, इसलिए किसान नेताओं ने पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए आंदोलन को एक सीमित दायरे में रखा है, नहीं तो अभी लाखों लोगों की संख्या में आ जाते। चलिए रमेश जी, हम आपके पास फिर से आते हैं। किसानों को रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ की। सतीश जी, आप रमेश जी की बातों, रमेश जी की तरफ में कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है, जो आपने पूछा ये बता नहीं पाए कि 2006 से और 2014 आ गया तो कहाँ रह गए थे ये। हाँ, कांग्रेस ने बड़ा काम किया, बस इसके अलावा इनके पास कहने को कुछ नहीं है। तो वो जो भी काम दिखाई देते हैं, लेकिन एक बात, लेकिन सतीश जी आपने तो घोषणा पत्र में कह दिया था, उनके समय सिफारिश की गई थी, उन्होंने घोषणा पत्र में नहीं कहा कि सिफारिश लागू करेंगे। आपने अपने 2014 के घोषणा पत्र में कहा कि सिफारिश लागू करेंगे। और आप जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो आप लगाइए कि जिस दिन से मोदी जी की सरकार आई है उस दिन एमएसपी क्या थी अलग अलग चीजों की और आज क्या है जी, और कितनी हुई है, इसको भी जरा चेक करने की जरूरत है, कितने गुना हुई है। इसलिए जितना भ्रम ये फैलाना चाहते हैं, एक बात जरूर है कि जैसे ही लहर होने लगी तो चाहे कुंभ हो, प्रधानमंत्री जी ने खुद निवेदन किया और देश के संतों ने उसका सम्मान किया, और इसके कारण से कुंभ जैसा मेला भी बीच में ही रुक गया। पहले छोटा किया गया, फिर बीच में रुक गया। उसके अलावा कोई यात्रा वहां पर जारी नहीं है उत्तराखंड में। अगर इनको शायद पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हुई तब आपने किया। दूसरी बात सुनिए, दुनिया के देशों ने बदनामी की आपकी, तब आपने किया जी। सुनो, मेरी दूसरी बात ये सुनिए आप, आज पूरा देश जिस समय कोरोना का ये आतंक फैला दोबारा से 15 अप्रैल के बाद समझिए, 17 अप्रैल के बाद समझिए, और जब से लॉकडाउन लगा तो सारे उद्योगपति हों चाहे व्यापारी हों, सब लॉकडाउन करे घर बैठे हैं। किसी को अपनी दुकानें, अपना मकान, अपना काम धंधा, मजदूर बेचारे, उनको एक दिन का किसी को अच्छा नहीं लगता है कि सब काम छोड़कर बैठ जाएं। और पूरी की पूरी सरकार में यानी रेल एक्सप्रेस चल पड़ी है, जिसके अंदर की ऑक्सीजन आ रही है, सेना लग गई है, सेना के वायुयानों के अंदर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर टैंकर कैसे जा पाएंगे खाली। सतीश जी, उनका रमेश बलियानी जी सवाल ये उठा रहे हैं, सतीश जी रमेश बलियानी जी सवाल ये उठा रहे हैं कि बाकी चीजों में, चुनाव से लेके कुंभ से लेके बाकी चीजों में आपत्ति आपने नहीं की, सिर्फ किसान आंदोलन काला दिवस सुनाया, उसमें क्यों आपत्ति कर रहे हैं? नहीं, उसी का होता है। और बीच में लास्ट में जब ये लगा लहर बढ़ रही है तो वर्चुअल बैठ के हुई है और चुनाव लगभग समापन पर था उस समय पर। बात यह है कि कांग्रेस ने जो कहा, मैं किसान नेताओं को भी नहीं कहता, बहुत सारे किसान नेता हैं, भोले लोग हैं, कोई ना कोई बेकार देते हैं, लेकिन 12 राजनीतिक दल जो खुद निपट रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर अभी कैसे बेड नहीं है, ये नहीं है, तो महाराष्ट्र, राजस्थान में किसकी सरकार है साहब, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है साहब, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है, क्यों नहीं किया आपने व्यवस्थाएं? और दिल्ली के अंदर छत्तीसगढ़ में बहुत नियंत्रण कर लिया है, बता दें आपको किया है। सुनो, मैं यही कह रहा हूं, तो सब सरकारें अपने तरीके से कुछ ना कुछ करने पर लगी हैं। और दिल्ली में तो आप जानते हैं कैसा मुख्यमंत्री, एडवर्टाइजमेंट, मुख्यमंत्री कुछ किया ही नहीं है कि जो करेगा केंद्र करेगा और विज्ञापन मैं छपवाऊंगा। तो साहब, जब पूरा का पूरा देश और पूरी की पूरी सरकार और उद्योगपति और व्यापारी
और सारे मजदूर तक भी इस बात में लगे कि लॉकडाउन ने किसी तरीके से 4.25 लाख 4.5 लाख का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से अभी 2 लाख से ऊपरी है। उस समय पर जब ये 12 राजनीतिक दलों के लोग कहते हैं और कमलनाथ जी कहते हैं कि किसानों के नाम पर देश में आग लगा देनी चाहिए, तो समझना चाहिए कि इन राजनीतिक दलों की मंशा क्या है। बात किसानों की नहीं है, बात है इन राजनीतिक दलों की मंशा की कि ये किस तरीके से देश में देश की सरकार को, देश को बदनाम किया जा सके, देश में किस तरीके से आग लगाई जा सके। इनको कोई मतलब नहीं है कि, क्योंकि मैं ये मानता हूं निश्चित रूप से कि अगर किसान आंदोलन में है तो ऐसा नहीं कि कोरोना घर बैठे मुझे होगा, उनको भी होगा, उनके बच्चों को भी होगा, लेकिन कोई भी ये जितने भी राजनीतिक दलों के नेता, इनको किसानों से, किसानों के परिवारों से, उनके बच्चों से, उनके रिश्तेदारों से कोई हमदर्दी नहीं है। इनको तो सिर्फ आग लगाने से मतलब है। ये चाहते हैं किसी तरीके से कोरोना फैले, चाहे कुछ भी हो, किसान के कंधे पर बंदूक रखकर कैसे मोदी की छाती का निशाना किया जा सके। लेकिन मोदी जी का सीना 56 इंच का है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मजबूती से कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित 56 इंच है, लेकिन हम, आपने जो बात कही, आपने पश्चिम बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, पंजाब की, दूसरे राज्यों में जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, वहां की आपने बात कही, वहां की व्यवस्था की बात कही, लेकिन ये ऐसा मुझे लगता है कि ये नहीं कहना चाहिए। स्थिति मध्य प्रदेश की भी अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा फिर नहीं है, मैं कह रहा हूँ सब जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश की, बिहार, यूपी में क्या स्थिति है? करनी चाहिए। सुनो बात सुनो, उन्होंने कहा कि बेड़ों की व्यवस्था करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ सबको ही करनी चाहिए। गर्जी एक बात सुन लीजिए मेरी, और सब कर रही है, लेकिन ये किसी पर कहना नरेंद्र, आप गर्जी मेरी बात सुन लीजिए। हाँ जी बोलिए बलराज जी। कृषि गर्जी एक बात सुन लीजिए, 1 साल पहले से आपको वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने चेतावनी दे दी थी दूसरी लहर आने वाली है। तो मोदी सरकार ने दूसरी लहर के बारे में टोटली बेरुखी दिखाई। दुनिया के बाकी देश में वैक्सीन के इंतजाम कर रहे थे, क्योंकि मालूम था कि कोरोना का एक ही इलाज है, वैक्सीन। लेकिन आपने जानबूझ के कोताही की और आप दूसरी लहर में आप लोगों ने लाखों लोगों को मौत के आगोश सुला दिया। नरेंद्र मोदी के लिए कहना बड़ा, आप क्या बातें कर रहे हैं? आपकी जहां पर सरकारें, आपने क्या व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं, जरा मोदी का सवाल नहीं है। नहीं खाली, अरे भाई ये कोरोना काल की बात है, राष्ट्रीय आपदा की बात कर रहा हूँ मैं भी। राष्ट्रीय आपदा होता है। चलिए, मुद्दा कृषि कानून को लेके है, बलरानी साहब, सतीश जी, मुद्दा कृषि कानून को लेके है, सवाल हमारे कोई और है, मुद्दा कहीं और जा रहा है। बादल सरोज जी के पास चलते हैं। सरोज जी, अभी कृषि मंत्री जी ने, पटेल जी ने बहुत विस्तृत रूप से इसको परिभाषित किया कि क्या क्या फायदा होगा। निश्चित रूप से आप किसान नेता है, आपने समझा होगा। जो कमल पटेल जी ने जिस तरह से जो बातें कही, जो तर्क रखा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये तर्क उन्होंने जो रखे गलत है? उन्होंने जो कहा कि एक सीमा जो बंधी हुई थी कई सालों से, उस सीमा को उन्होंने तोड़ दिया कि कितने क्विंटल खरीदना चाहिए। अभी तक मंडियों में ही बेचने के लिए बाध्य किया जाता था किसानों को, अब खुले बाजार में बेच सकते हैं, जिससे बिचौलिए जो बीच में अड़तिया जो हैं, वो जो कमीशन खाते थे वो नहीं खाएंगे। बादल जी, हमारे सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत बड़ी शायरा हैं जिनका नाम है परवीन शाकिर जी। उनका एक मशहूर शेर है जो कमल पटेल साहब को सुनते सुनते मुझे याद आ रहा था जी। और वो शेर ये है कि वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, मैं सच कहूंगी लेकिन फिर भी हार जाओगे जी। इतना अधिक असत्य कोई व्यक्ति बोल सकता है, ये मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। असत्य किस इस तरह? देश के किसान को अपनी फसल जी, इस देश में कहीं भी बेचने की आजादी थी। ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो अपनी फसल को बेचने के लिए नहीं जाएगा जी। बिल्कुल झूठ बात बोली है उन्होंने कि ये कानून उसको अपनी फसल को कहीं भी बेचने की आजादी देता है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। 1965 और 1971 बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान जब ये जनसंघ से जुड़े हुए कालाबाजारी गेहूं में और शक्कर में ब्लैक मार्केट कर रहे थे, उस वक्त जिलाबंदी थी, उस वक्त प्रदेश बंदी थी। लेकिन पिछले 20-25 साल से ऐसा कोई कानून नहीं है, तो आधार ही गलत है, नंबर 1 जी। नंबर 2 ये कि उन्होंने, मनमोहन सिंह ने लिमिट नहीं बनाई या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं हटाई, ये बात है ही नहीं। किसी प्रदेश में मंडियां प्रति एकड़ कितना उत्पाद खरीदेंगी ये उस राज्य की सरकार तय करती है। और बिल्कुल झूठी जानकारी दे रहे थे आदरणीय कृषि मंत्री जी। मध्य प्रदेश में
वो हरदा की मंडी ही पूरा मध्य प्रदेश नहीं है, हालांकि हरदा के बारे में भी उनके दावे पर हमें संदेह है। बाकी के सारे मंडियों में प्रति एकड़ किसान के लिए वही बंदिश कायम है कि उसकी कितनी भी पैदावार हो, लेकिन एक सीमा से ज्यादा नहीं खरीदी जाएगी। नहीं, ये निवेदन उन्होंने एक चीज और कही, बादल जी एक चीज और उन्होंने कही, बादल साहब आप बहुत अच्छा विस्तृत उसको परिभाषित कर रहे हैं, कह रहे हैं, समझ में आ रहा है। हमारा सवाल एक यहाँ ये है जो उन्होंने कहा कि अभी तक जैसे हरदा का एक उदाहरण दिया है कि अगर 100 खरीदार हैं, अब इस कानून के तहत उसमें 1000 खरीदार हो जाएंगे, यानी बाहर के भी व्यापारी आके खरीद सकेंगे, तो वो किसान को अपना मोल भाव करने का अधिकार होगा, मोल भाव कर सकेगा। अब अभी उन व्यापारियों को आने से कौन रोक रहा है? हरदा की मंडी में जी 3 महीने पहले एक कंपनी ने आके 5 करोड़ की खरीदारी की थी, चेक देकर गई है माननीय कमल पटेल जी, और वो चेक डिसऑनर हो गए हैं, वो कंपनी मिल नहीं रही है। हरदा के कलेक्टर के पास जब किसान कंप्लेंट करने के लिए गए तो उन्होंने ये फरमाया कि यही घटना जबलपुर में घटी है, यही घटना इटारसी में घटी है, इसलिए ये कई जिलों का मामला है, इसलिए हम प्रदेश को ये मामला भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश में 56 करोड़ से ज्यादा की खरीद किसानों से इन अज्ञात कुलशील कंपनियों ने की, जिसका पैसा उसको नहीं मिला। कहां रहते हैं वो? इसलिए उनकी जानकारी पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि चेक बुक इशू हुआ है, कम से कम मंडी में आपका चेक बुक इशू हुआ है तो कंपनी तो मिल ही जाएगी ना बादल जी। अगर इसमें हाँ ये जरूर है कि पुलिस को मशक्कत करनी पड़ेगी, जांच एजेंसियों को मशक्कत करनी पड़ेगी। पुलिस ने हाथ जोड़ के कहा कि कलेक्टर के पास जाइए, नए कानून के हिसाब से कलेक्टर के पास गए तो कलेक्टर ने और रिपोर्ट कहा देती है कि चूंकि 1 से अधिक जिलों का ये मामला है जी, इसलिए और बाकी जिलों में जाइए, इसलिए स्टेट की गवर्नमेंट से हम चीफ सेक्रेटरी साहब से कहेंगे। तीसरा निवेदन मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे करना चाहता था। कोरोना पे हम बहस कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों को कोस रहे हैं, ये एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो पिछले 6 महीने से जारी है, जिसके मंच पर हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को पांव नहीं रखने दिया जी। इसलिए आप बार बार कांग्रेस को या बीएसपी को या केजरीवाल को आप ले आते हैं, इनका इस किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। किसान किसी राजनीतिक पार्टी के कहने पर काम नहीं कर रहे हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर आए, और यही तथ्य है जो पूरे दुनिया भर में इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि ये ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसमें किसान की पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता था कि आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई है जी, कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये बड़ी बड़ी रैलियां निकालने के लिए अमित शाह पर पैंडेमिक एक्ट का मुकदमा कायम क्यों नहीं किया गया। बंगाल में जो रैली निकाल रहे हैं उनको आप हमें खामों का श्रेय दे रहे हैं कि किसान कैरियर बना हुआ है। हमारा श्रेय हमें श्रेय देके आदरणीय मोदी जी का सम्मान मत छीनिए। दुनिया के अखबारों ने उन्हें चीफ स्प्रेडर ऑफ कोरोना वायरस का खिताब दिया है, आप उनके पास रहने दीजिए। किसानों के जरिए ये वायरस नहीं फैला, पंजाब में नहीं फैला, हरियाणा में नहीं फैला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं फैला, बंगाल में फैला है, बाकी के राज्यों में है। इसलिए कोरोना पर बहस करनी है तो आप अलग से कर लीजिए। ये किसान आंदोलन कोरोना को फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि इस देश को महामारी से बचाने के लिए। चलिए गर्ग जी उत्तर, लेकिन रमेश जी आप सुन लीजिए, बादल जी ने जो कहा है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, आप समझ लीजिए। जी सतीश जी। देखिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था, राजनीतिक पार्टियों का एक मिनट सतीश जी, रमेश जी कुछ कहना चाह रहे। जी रमेश जी। त्रिपाठी जी, देश की राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी का यह दायित्व है कि जो अन्नदाताओं का बड़ा आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसको हम नैतिक समर्थन दें। चलिए आपका समर्थन आ गया। सरकार सत्तारूढ़ पार्टी ने केवल अहम के चलते उनकी मांगों का दरकिनार कर रही है। समय कम है और लोकतंत्र में यदि आंदोलन को आप मान्यता नहीं देंगे, उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो बचेगा क्या? रमेश जी समय कम है। सतीश जी। जी आखिरी सवाल और आखिरी उत्तर कि इनको बादल जी को 50 साल पुराना जनसंघ भी ध्यान आ गया, व्यापारी भी ध्यान आ गए, व्यापारियों का अपमान करने में इन्होंने कसर भी नहीं छोड़ी, तो निश्चित रूप से किसान नेता के रूप में कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा इनकी है। और जहां तक बात है ये कहना कि हम तो किसी का समर्थन ही नहीं ले रहे, तो 12 राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, जो बातचीत कही है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। नहीं, उन्होंने कहा मंच पे कदम नहीं रखने दिया, उन्होंने कहा मंच पे कदम नहीं रखने दिया। केजरीवाल साहब तो दिल्ली में बैठे थे उनके मंच पर। और एक बात और जोड़ूंगा इसके अंदर, दिल्ली की करेगी तो भी स्वागत है। ये राजनीतिक दल जो है
अभी एक किसान आंदोलन में आम आदमी पार्टी के नेता थे घोषित, उनके द्वारा एक बंगाल से लड़की को लाकर उसका रेप किया गया और उसकी हत्या हो गई, और आप उसके बाद उनके पास एक भी राजनीतिक दल का नेता नहीं पहुंचा। राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं, प्रियंका नहीं पहुंची जो 250 किलोमीटर दूर जाकर यूपी में चली जाती है, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल नहीं पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं कि इन राजनीतिक दलों का चेहरा मोहरा किस तरीके से है और किस तरीके से किसानों के कंधे पर रखकर ये बंदूक चलाना चाहते हैं। चलिए, समय भी खत्म हो गया हमारा, नहीं तो अब बहस तो बहुत आगे थी। निश्चित तौर पे जिस तरह बादल जी ने, सतीश जी उन्होंने कहा कि अभी तक भी किसान कहीं भी अपना फसल बेच सकता था, कोई भी फसल कहीं आके ले सकता था। बात मध्य प्रदेश में अकेले किसानों के 56 करोड़ के अगर किसानों के साथ ठगी हुई है तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी रकम है। सतीश जी, निश्चित तौर पे इसमें कुछ सोचना चाहिए और आप लोगों को कुछ इसमें करना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी आपका, रमेश जी आपका, बादल जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो सितंबर 2020 में संसद में 3 नए कृषि कानून पारित हुए, जिससे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद मंजूरी भी मिल चुकी है। भारतीय किसान संगठन का कहना है कि तीनों ही कानून किसान विरोधी हैं और इन्हें वापस लिया जाए। जब तक कानून वापस नहीं होते वह आंदोलन करते रहेंगे। ये स्थिति तब है जब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल दे चुका है। तो वही केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर कानून के कुछ हिस्सों में संशोधन करना चाहती है। इतना ही नहीं, सरकार का दावा है कि कृषि कानूनों से किसानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसानों की एक ही मांग है कि तीनों नए कानून वापस लिए जाए। इससे कम कुछ भी नहीं। मतलब ये है कि न किसान मान रहे हैं, न सरकार कानूनों को वापस नहीं चाहती है। ऐसे में अब किसानों के आंदोलन को अगर अंतहीन आंदोलन कहे तो बात दीगर नहीं होगी। इसी के साथ जनता आगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।